नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका हमारे देश दुनिया के बड़े मुद्दों को समेटे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपसे देश दुनिया के 2-3 बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारी हर बार ये कोशिश रहती है कि उस मुद्दे के हर पहलू को समेट कर आपके सामने पेश करूँ। इस बार भी हमने यही कोशिश की है। तो आज हमने पहला मुद्दा लिया है लगातार आतंक के साए में समाते अफगानिस्तान के मौजूदा बदहाल हालात पर। पिछले कई दिनों से लगातार अफगानिस्तान से वहां जारी फिदाइन हमलों की खबर सुर्खियों में है। मंगलवार को स्कूल में बम धमाका, तो शुक्रवार को मस्जिद में बम धमाका, सोमवार को एक बार फिर बम धमाका, यानी लगातार बम धमाकों का सिलसिला जारी है। ऐसा लगता है कि तालिबानियों के कब्जे में आने के बावजूद अफगानिस्तान में सुकून तो दूर की बात, इंसान के जीवन का भी कोई भरोसा नहीं रहता है। इस पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर चलेंगे अपने दूसरे मुद्दे की ओर। देश में लोकसभा चुनाव में अभी अच्छा खासा वक्त है, लेकिन सियासी पारा चरम पर पहुंचने लगा है। विपक्षी खेमा को एक मंच पर लाने की कवायद हाल ही में बीजेपी को झटका देने वाले नीतीश बाबू ने संभाल ली है। अलग अलग बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। मेल मुलाकात के जरिए एक मजबूत गठबंधन मोदी लहर के खिलाफ तैयार करने की कवायद चल रही है। क्या कामयाब होगी नीतीश की ये कोशिश? इस सियासी समीकरण पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। फिर हम बात करेंगे अपने तीसरे और आखिरी मुद्दे की। देश में कोरोना के बूस्टर डोज के मामले में हम बेहद लापरवाही बरत रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय का जो हालिया आंकड़ा आया है, उससे ये पता चलता है कि महज 20% लोगों ने ही कोरोना का बूस्टर डोज लिया है। ये बेहद धीमी रफ्तार है। इस पर आपसे हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। वैसे तो ब्रिटेन से खबर आ चुकी है, सत्ता परिवर्तन हो चुका है। 45 साल की लीज ट्रस्ट के हाथ में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पद की कमान मिल चुकी है। ऋषि सुनक को हराकर लीज ब्रिटेन की 15वीं प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। लेकिन इस खबर से भी बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों से तालिबानी और इस्लामिक स्टेट के बीच जारी वर्चस्व का जंग अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में ही इस जंग की वजह से अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में लगातार बम धमाके और फिदाइन हमलों का दौर जारी है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत ऐसे बम धमाकों से एक हफ्ते में हो चुकी है। इससे दुगना तिगुना लोग बम धमाकों में घायल हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में बहुत ही खराब हालात होते जा रहे हैं। काबुल जैसे शहरों में तो मानो आफत सी आ गई है। एक लंबे समय तक अफगानिस्तान में तालिबान मिलिशिया ने जो कहर ढाया, किसी से छुपा नहीं है। फिर अमेरिकी सेना की वापसी और अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का गठन। तालिबान सरकार के तालिबानी फरमान से पहले ही अफगानिस्तान के लिबरल बासिंदों की शामत आ गई है। अफगानिस्तान में जारी तालिबानी फरमान को लेकर मैंने पहले भी आपसे अपने इस कार्यक्रम में विस्तार से बात की थी। महिलाओं का जीवन तो तालिबानी सरकार ने बद से बदतर कर दिया है। अक्सर ऐसी खबरें आपको देखने को मिल ही जाती होंगी। शिक्षा से लेकर नौकरी तक तालिबानियों ने महिलाओं पर ऐसी पाबंदी लगाई है जो जीवन को नारकीय बनाने के लिए काफी है। अब एक नए बम धमाका अध्याय की शुरुआत हो गई है अफगानिस्तान में। तालिबानियों और इस्लामिक स्टेट के बीच अब वर्चस्व का जंग शुरू हो चुका है। आतंकी और कट्टर इस्लामिक संगठनों के लिए अफगानिस्तान पूरी तरह से शरणस्थली बन चुका है। अब चलिए, मैं यूं ही ये बात नहीं कर रहा हूं, यह नज़ारा दिखाता हूं आपको। सिर्फ 2 महीने का, अगस्त और सितंबर का हमने आंकड़ा लाया है। बहुत पुराने घटनाक्रम को हम लेंगे नहीं, क्योंकि फहरिस्त काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए एक हफ्ते में जो आतंकी वारदात हुए हैं, जो बम धमाके हुए हैं अफगानिस्तान में, उस आंकड़े को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए जरा कैसे अफगानिस्तान लगातार बम धमाकों के साए में है। 8 अगस्त 2022 काबुल के बाजार में धमाका, 8 लोगों की मौत, 22 घायल। 29 अगस्त इसी साल 2022 काबुल के 2 स्कूलों में 3 ब्लास्ट हुए, 25 मासूम छात्रों की मौत हो गई इस धमाके में। 30 अगस्त 2022 की बात कर ली जाए, काबुल के मस्जिद में बम धमाका होता है, 20 लोगों की मौत, 40 लोग घायल। 1 सितंबर 2022 मजार शरीफ शहर की मस्जिद में धमाका होता है, यहाँ भी 20 की मौत, 66 घायल।
2 सितंबर 22 की बात कर ली जाए तो कुद्दुस प्रांत के मस्जिद में भी बम धमाका, 33 लोगों की मौत। यानी मौत, लगातार बम धमाका और मौत अफगानिस्तान की एक नियत बन गया है। 5 सितंबर 2022 की बात कर ली जाए, काबुल में रूसी दूतावास के पास धमाका होता है, 20 लोगों की मौत, 40 घायल। इसी बम धमाके के बाद मैंने सोचा कि ये मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आऊं। अब सोचिए क्या हालात है अफगानिस्तान में। जब चाहे जैसे चाहे कट्टर इस्लामिक संगठन जहां चाहे आतंकी हमला, फिदाइन हमला आसानी से कर जाते हैं। ये तो मैंने बड़ी बड़ी घटनाओं का ही सिर्फ जिक्र किया है। छोटे मोटे गोलीकांड, हत्या, मानवीय अपराधों की तो बात करें तो अफगानिस्तान में बाढ़ सी आ गई है। दरअसल कट्टर इस्लामिक संगठन इस्लामिक स्टेट अब पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा चाहता है, जिसके लिए लगातार वहां की तालिबानी सरकार और इस्लामिक स्टेट के बीच वर्चस्व का जंग जारी है। और इसका सीधा सीधा खामियाजा वहां की जनता को भुगतने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यहां तक कि ये कट्टर इस्लामिक संगठन स्कूली बच्चों और महिलाओं तक पर रहम नहीं करते। तालिबान मिलिशिया के लिए लगातार इस्लामिक स्टेट एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक बात और, इन बम धमाकों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो भी बम धमाके हो रहे हैं, मुसलमानों के शिया धर्मावलंबियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल देखा जाए तो इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान के बाग प्रोविंस पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है और अब इस्लामिक स्टेट चाहता है कि ऐसी ही आतंक वाली टूल्सों का इस्तेमाल करके पूरे अफगानिस्तान पर अपना परचम लहराए, पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर ले। अब तो अफगानिस्तान हमेशा अस्थिरता के दौर में है। आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है। फिलहाल वर्चस्व के जंग ने अफगानिस्तान का अमन चैन सब कुछ छीन लिया है। यहाँ के कट्टर इस्लामिक संगठनों ने, यूएनओ समेत कई देशों ने यहाँ के हालात पर लगातार चिंता जाहिर की है, लेकिन हालात सुधरता नजर नहीं आता। अब तो ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। आइए चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे की ओर। देश में बेशक लोकसभा चुनाव में अभी ठीक ठाक वक्त शेष है, लेकिन देश में एक बार फिर से नया फ्रंट तैयार करने की कवायद जोरों पर है। इस बार इस कवायद में बीजेपी को झटका देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद बागडोर संभाली है। मेल मुलाकात के जरिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश सीआरसी गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नीतीश बाबू लगातार विरोधी दलों से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। बंद कमरे में नए सियासी समीकरण की पटकथा लिखी जा रही है। हर लोकसभा चुनाव के बाद तीसरे फ्रंट के नाम से ये कवायद देखी गई है। अब इस नए फ्रंट का क्या नाम होगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। वक्त के अनुसार किरदार बदल जाता है, लेकिन ऐसे नेताओं की सक्रियता का मकसद सिर्फ यही देखने को मिल रहा है पिछले एक दशक से कि कैसे देश में लगातार प्रबल होते रहे मोदी लहर को कमजोर किया जाए, उसका कैसे काट निकाला जाए। आपको अच्छी तरह से याद होगा, साल 2019 में भी इसी तरह की कवायद नजर आई थी। एक ही मंच पर ममता बनर्जी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद यादव, अखिलेश यादव, मायावती, शरद पवार समेत न जाने दर्जन भर से ज्यादा नेता एक मंच पर मोदी लहर के खिलाफ लामबंद हुए थे। तमाम तरह की कवायदें की गई, लेकिन मोदी पार्ट 2 की सरकार प्रचंड बहुमत से इस तरह के सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया। दूर क्यों जाएं, अभी हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव को ही ले लिया जाए। किरदार अलग था। जिस भूमिका में आज नीतीश बाबू नजर आ रहे हैं, उसी भूमिका में तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आ रही थी। कांग्रेस ने आंखें बंद कर ममता बनर्जी के मुहिम का समर्थन किया। समर्थन करने वालों में समाजवादी पार्टी सरीके दल भी रहे, लेकिन आखिरी वक्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी ने कैसे यू टर्न मारकर बीजेपी का रास्ता आसान कर दिया, ये सब ने देखा। यहां तक कि खुद अपनी बनाई रणनीति पर ममता बनर्जी जोशो खरोश के साथ सक्रिय नजर नहीं आई। परिणाम बड़ी आसानी से द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति चुनाव जीतने में सफल हुई। पूरा का पूरा मुहिम उपराष्ट्रपति चुनाव तक आते आते तार तार हो गया। दरअसल सियासी बुरा भाग में विपक्षी एकता का बन पाना इसलिए संभव नहीं हो पाता है, जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है कि आपके विचार अलग हो, कि अलग अलग क्षेत्रीय दलों की अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा है और इस महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए कोई भी सियासी दल किसी भी तरह का कोई समझौता करने पर
तैयार नहीं है। आप ऐसे किसी कवायद में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस सियासी दल को आगे करके इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, तो आपको भी मेरी ही तरह परिणाम सिफर नजर आएगा। यानी कुल मिलाकर 10 कदम आगे बढ़ने की मंशा के साथ चलने वाली ऐसी कवायदें वक्त के साथ 4 कदम पीछे हट जाती हैं, और इसका सीधा फायदा बीजेपी के रणनीतिकार बड़ी ही आसानी से पार्ट 1 और पार्ट 2 की सरकार बनाकर ले चुके हैं, और 2024 में भी यही उम्मीद है। आपने हालिया दिनों में देखा होगा कि कैसे कई ऐसे मामले आए जिसमें विरोधी पार्टियां एक दूसरे का साथ देने की बात तो दूर, एक साथ खड़े नजर रहने से भी गुरेज करती नजर आईं। झारखंड में हेमंत सोरेन अपने सरकार बचाने के लिए खुद ही संघर्ष कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसमें कितने विरोधी दल उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए, या फिर हालिया घटनाक्रम की बात की जाए जो हर समय चर्चा में है, सुर्खियों में है, केजरीवाल की पार्टी पर आई सहमत मनीष सिसोदिया के साथ जो कुछ हो रहा है, या फिर बात कर ली जाए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ हुई हालिया कार्रवाई की, कितने सियासी दल एक मंच पर आए, ये इस बात की बानगी है कि वक्त के अनुसार कभी भी सारे गैर बीजेपी सियासी दल साथ नहीं आ सकते। सारे विरोधी दलों की अपनी डफली है, अपना राग है। जब वर्चस्व का जंग आपस में ही हो तो फिर दूसरे किसी बड़े ताकत से मोर्चा लेने की बात बेमानी लगती है। हो सकता है मेरी इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन मेरा तो ये साफ मानना है। नीतीश बाबू लगातार केसीआर हो या राहुल गांधी हो या फिर सीताराम येचुरी, सबसे बातचीत करने की कवायद करके बेशक सुर्खियां बटोर रहे हैं। बेशक इस कोशिश की शायद कोई मजबूत मोर्चा इस बार आगामी आम सभा चुनाव के लिए बन जाए, लेकिन मेरी समझ में यह कोशिश बिल्कुल बेमानी है। आज मोदी लहर और बीजेपी के सशक्त रणनीति का तोड़ निकालने के लिए बहुत कुछ इन विरोधी दलों को करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफत के लिए सारे विरोधी दलों को पहले अपनी अति महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ेगी। निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर एक मंच पर आकर काम करना होगा, वरना ऐसी कवायद भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही साबित होंगे। चलिए, फिलहाल नीतीश बाबू की इस कवायद की चर्चा तो सुर्खियों में है ही। अलग अलग सियासी दलों के नेताओं के साथ हर एक मुलाकात को लेकर विशेषज्ञ ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। हर एक मुलाकात का मायने निकालने की कोशिश हो रही है। लंबे चौड़े विश्लेषणों का दौर जारी है, लेकिन बात वही है जो मैंने आपको बताया। कुछ हासिल करने के लिए विरोधी दलों को अपना स्वार्थ, अपनी अति महत्वाकांक्षा और आपसी वर्चस्व के जंग को ताक पर रखकर एक बड़े लक्ष्य के लिए साथ आने की आवश्यकता होगी। तब ये माना जाएगा कि वाकई केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि कोई बड़ा परिवर्तन करने की कवायद सही दिशा में आगे बढ़ रही है। चलिए, देखा जाएगा आगे क्या होता है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए, किसी भी सरकार की तानाशाही रोकने के लिए मजबूत विपक्ष का होना निहायत ही जरूरी है। जैसा कि मैं बता रहा था, देश में कोरोना काल का दंश आज भी शरीर में सिहरन ला देता है। उस वक्त को याद करके जब कैसे ये महामारी हमारे कई करीबियों को मौत के हवाले कर दिया। हर तरफ केवल क्रंदन था, रोना, चीखना, चिल्लाना मचा हुआ था। फिर केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन मुहिम ने पूरे देश को सुरक्षित किया इस घातक बीमारी से। लेकिन आज हम आप सब उस बीमारी से एक बार फिर बेखबर हो चुके हैं। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरे रिसर्च के बाद ये साफ सुझाव दिया गया था कि कोरोना के 2 डोज पूरा करने वालों को बूस्टर डोज भी लगवाना बेहद जरूरी है। लेकिन जो हालिया आंकड़ा आया है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार का, उससे बात बिल्कुल साफ है कि आज लोग पूरी तरह से इस महामारी को लेकर बेखबर हो चुके हैं। अभी तक देश में केवल 20% यानी 100 में से केवल 20 लोगों को ही कोरोना का बूस्टर डोज लग पाया है। यानी बूस्टर डोज लगाने की रफ्तार बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है। जो लोग कोरोना को हल्के में लेते हैं उनसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये बीमारी बेशक नियंत्रण में है, लेकिन ये पूरी तरह से दुनिया से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमें कोरोना के सारे मानकों को, मापदंडों को पूरी तरह से मानना चाहिए। अब देखिए, अभी हालिया जो कोरोना का हाल अपने देश में है, शायद आपकी आंखें खुलें। ये मैं नहीं बल्कि भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है। भारत में कोरोना का जो दैनिक संक्रमण दर है वो 1.70% है।
साप्ताहिक संक्रमण दर की बात कर ली जाए तो 2.64% है ये। देश में अभी करीब 65,000 मरीजों का आज भी इलाज चल रहा है, देश में कोरोना से ग्रसित है। देश में कोरोना के मरीजों में औसतन 20,000 की कमी दर्ज बेशक की गई है, लेकिन 65,000 मरीज आज भी इलाज करवा रहे हैं। ये तो बेहतर है कि कोरोना के दोनों डोज लेने वालों के लिए संक्रमण का खतरा कम है। संक्रमित वो भी हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगभग ना के बराबर है। लेकिन ये भी हकीकत है कि दोनों डोज के बाद कोरोना से सुरक्षा कवच के लिए बूस्टर डोज का भी उतना ही महत्व है। अब समझिए, भारत में 18 से 59 आयु वर्ग के महज 12% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाया है। 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनमें थोड़ी जागरूकता देखने को मिल रही है। करीब 35% लोगों ने बूस्टर डोज का टीका लगवाया है। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का ये आंकड़ा है। केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार गाइडलाइन जारी कर रहा है, जो उम्रदराज लोग हैं जिन्हें कोई बीमारी है बड़ी, उनको हर हाल में बूस्टर डोज का टीका लगवाना चाहिए। लेकिन फिलहाल आंकड़े बता रहे हैं कि इसे लेकर लोग कतई गंभीर नहीं हैं। दुनिया का आंकड़ा मैं देख रहा था, बूस्टर डोज को लेकर काफी संजीदा है दुनिया। आप भी देखिए। अमेरिका की बात की जाए तो करीब 32% लोग बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। यूरोपीय संघ 56% लोगों ने बूस्टर डोज ले लिया है। ब्राजील की बात की जाए 55% लोगों ने कोरोना का बूस्टर डोज ले लिया है। जापान का आंकड़ा तो क्या कहने हैं, करीब 85% लोगों ने बूस्टर डोज ले लिया है और भारत में महज 20%। इस आंकड़े को देखकर आप समझ सकते हैं कि अभी हमें कोरोना से आखिरी जंग के लिए बूस्टर डोज वैक्सीनेशन मुहिम को एक बार फिर तेज करने की ज़रूरत है। कोरोना ने सारी दुनिया को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब कोई ऐसी गलती न होने पाए जिससे एक बार फिर 2 साल पहले वाले हालात पैदा हों। तो मेरी सलाह तो यही है कि कोरोना के मानकों के मुताबिक चिकित्सकों की सलाह से बूस्टर डोज लेने में आप भी कोई कोताही न बरतें। यह आपके समाज और देश के लिए भी जरूरी है। तो ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। फिर आपसे मिलूंगा कुछ और बड़े मुद्दों के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। कुछ कमियां हों तो उस पर आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, जिससे कार्यक्रम को मैं और बेहतर कर सकूं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।